गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बीसीए फाइनल, बीबीए फाइनल, बीकॉम फाइनल, बीए फाइनल, बीएससी फाइनल वाले बच्चों, आज कल आपका पेपर है 10 अक्टूबर को, तो आपके लिए स्पेशल एक क्लास अरेंज की गई है। ऑल द बेस्ट। पहले बच्चों को सभी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आप सभी का पेपर क्लियर होगा। जिन बच्चों ने क्लासें लगाई हैं, चाहे जिन बच्चों ने क्लासें नहीं लगाई, दोनों का पेपर क्लियर होगा भाई, सीधी सी बात है। अपना तो आशीर्वाद दोनों बच्चों के साथ है, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासें लगाई हैं उनके साथ भी, जिन्होंने नहीं लगाई उनके साथ भी। सारे बच्चे ये पेपर क्वालिफाई कर दें तो अपनी यही प्रे करते हैं अपने सभी को। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी पेपर क्लियर करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है, बस आप करने वाले बनो। अगर आपने पूरे मन से पेपर दिया तो कल वाला पेपर आपका पक्का पास होने वाला है। 5 बज चुके हैं बच्चों, सभी बच्चों को इनवाइट कर दो कि सारे बच्चे आ जाएं क्लास में। वीडियो का लिंक शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, प्रॉपरली वीडियो को शेयर कर दो। आप आज मैं काफी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको, और एक मैंने और अभी क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो 9 PM से लेकर के 10 PM के बीच में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो कि कम से कम 40 या 45 मिनट का होगा। 9 बजे से लेकर के 10 PM के बीच में आपको लेक्चर कंफर्म मिल जाएगा। जिनका पेपर ड्यू है वही ये क्लास लगाएं, बाकी बच्चे क्लास बाद में लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज रात 9 बजे आपको 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में क्लास मिलेगी, उसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वो क्वेश्चन उसमें नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ नया ही होगा। उसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें से कंफर्म आपका क्वालिफाई पेपर तो क्लियर हो जाएगा। मेरी प्रे है कल आपका पेपर क्वालिफाई क्लियर हो जाए, आपका पेपर पास हो जाएगा। चलिए बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर एंड ऑल फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, सभी को गुड इवनिंग। सभी आ जाओ बच्चों, सारे जने आ जाओ, फटाफट अपने एक क्विज शानदार शुरू करते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लॉकडाउन में भी पढ़ाया था, जो बच्चे लॉकडाउन में भी पढ़े थे उनके पास भी प्रॉपरली उनको मैंने समझाया हुआ की चीज, वो भी सारे प्रॉपरली याद करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो इकोलॉजी पर बेस्ड है, जो पारिस्थितिकी पर बेस्ड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोसिस्टम के बेस पे। एंड इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर द सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर। ये पूछता है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक दैट बैक्टीरिया, लाइक दैट वायरस, लाइक दैट फंजाई, कवक, जीवाणु, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया होते हैं। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। ए ऑप्शन माध्यमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन निर्माता, सी ऑप्शन अपघटक, डी ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता। जल्दी फटाफट, क्वेश्चन बहुत करवाने वाला हूं आज आपको इकोलॉजी के बेस पे। सुबह भी 9 बजे क्लास हुई थी अपनी, 9 बजे वाला लेक्चर सेव है, जो मैंने सुबह आज 9 AM पर लिया था लेक्चर, वो सेव पड़ा है। जिनको नहीं लगाया फटाफट लगा लो, अब ये वाला लेक्चर भी लगा लो फटाफट। जल्दी आ जाओ, शाबाश बच्चे। इसका आंसर बोल रहे हैं सी, अपघटक, डिकम्पोजर बोला जाता है उनको। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर, वी ऑल्सो कॉल डिकम्पोजर। इसको अपघटक कहा जाता है क्योंकि ये अपघटक करता होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चपाती बनाई, रोटियां बनाई आपने, उसको घर में बना करके छोड़ दिया 5 दिन के लिए, उसके बाद क्या बनेगा? उसका क्या बनेगा? आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रीन कलर की उसमें उली लगी होगी, वो ग्रीन कलर की जो उली लगी होती है वो फंजाई होता है एक प्रकार का, यानी कवक होता है। इसका मतलब वो कवक उसको खाने का काम कर रहे हैं, ईटअप का काम कर रहे हैं, यानी डिकम्पोज का काम कर रहे हैं, उसको खत्म कर देंगे। चपाती आपको आफ्टर 1 मंथ नहीं मिलेगी, समझे बच्चों बात को? तो वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो आंसर इज सी, डिकम्पोजर। राइजोबियम, सेकंड क्वेश्चन, राइजोबियम इज रिलेटेड टू नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या अमोनिजाइजेशन। राइजोबियम संबंधित है नाइट्रीकरण से, विनाइट्रीकरण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, अमोनीकरण से। बच्चों एक बात और बता दूं, राइजोबियम कहां मिलता है अपने को? राइजोबियम जो एक प्रकार का क्या है? राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आपको कहां मिलता है? जितने भी दालों वाले प्लांट्स होते हैं, जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स, मतलब उनकी जड़ों में नोड्यूल्स मिलता है। नोड्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं गांठें, उनकी गांठों के अंदर मिलता है। और राइजोबियम का काम क्या होता है? दालों के पौधों को, पल्सेस के प्लांट्स को
प्रोटीन प्रोवाइड करवाना, और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को आप फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है इसके प्लांट्स को, और बदले में ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में देता है, नाइट्रेट की फॉर्म में देता है, ये नाइट्रेट की फॉर्म में, ओके, दालों के प्लांट्स को। बदले में ये ना दालों के जो प्लांट्स होते हैं अपनी नोड्यूल्स के अंदर, गांठों के अंदर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर यानी जगह, रहने के लिए घर देते हैं, हाउस देते हैं, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो राइजोबियम ने इसको नाइट्रेट दिया, और उसने क्या दिया बदले में, इसको रहने के लिए शेल्टर दिया। इट इज फिनोमिना इज नोन एज सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, सहजीविता। दो बच्चे आपस में मिलकर के बैग लेकर के आए, कि बच्चे कहते पैसे मैं दूंगी, एक बच्ची बोलती पैसे मैं दूंगी, बैग तुम खरीद के लाओ। मतलब इसको बैग का यूटिलाइज दोनों कर रहे हैं, पैसा एक बच्चे ने दिया, बैग एक बच्चे ने खरीदा। इट इज ए सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं सहजीविता, और जीवन में सहजीविता से जीना चाहिए। आंसर इसी, टिक कर लो बच्चों, चले आगे, शाबाश। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, लाइकन सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, लाइकन। बच्चों इसका आंसर आपको आता है तो जल्दी बता दो फटाफट, नहीं तो मैं बताने वाला हूं। जो बच्चे नए हैं वो सुन लो कि ये टॉपिक मैंने पहले करवाए हुए हैं भले टाइम में, तो इसके डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जब कभी मौका मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बोल रहा हूं, आपको आराम से टॉपिक करवाऊंगा। कल 10 अक्टूबर को 7 बजकर एग्जाम है इनका, बीएससी फाइनल वाले, बीसीए फाइनल वाले, बीकॉम फाइनल वाले जिनका पेपर ड्यू है, उनकी बात कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप भी साथ साथ क्वेश्चन करते रहो। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। बच्चे बोल रहे डी आंसर, जिसको नहीं आता वो गैस लगाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जल्दी फटाफट, शाबाश। हाँ, डी ऑप्शन लाइकन सही है बच्चों, टिक कर लो इसको, लाइकन। लाइकन एक प्रकार का सिम्बायोसिस है। टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन आना स्क्रीन पे आपकी, द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लाइव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकन्स आर। ये देखो लाइकन से मिलता है, और लाइकन्स होते क्या चीज है, लाइकन्स मिलते किससे हैं, लाइकन्स की जो टर्म यूज की जाती है, लाइकन्स एक टर्म है जो कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से लाइकन्स कहा जाता है। वो दोनों क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए फंगस का प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन एल्गा बैक्टीरिया, सी ऑप्शन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड एल्गा एंड फंगस। दो सूक्ष्म जीव जो लाइकन में सहजीवी संघ के रूप में रहते हैं। लाइकन एक प्रकार की टर्म है, लाइकन एक प्रकार पर्टिकुलर टर्म है जो दो जीवों के लिए, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किए, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उसका आंसर आप बताओ बच्चों, कवक प्रोटोजोआ, शैवाल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, शैवाल कवक, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, इसका आंसर है डी, शाबाश। एल्गा और फंगस, एल्गा और फंगस को ही क्या बोला जाता है, सम्मिलित रूप से एल्गा और फंगस को क्या बोला जाता है, ये एक दूसरे, जैसे एल्गा मान लो इसको, एल्गा इसको क्या देता है, एल्गा इसको क्या देता है, फूड प्रोवाइड करवाता है फंगस को। एल्गा इसमें क्या करता है, एल्गा इसको फूड प्रोवाइड करवाता है, जबकि फंगस इसको क्या देता है, शेल्टर देता होगा, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। तो इनके बीच में क्या बन गया, एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया, सहजीविता संबंध बन गया। तू मेरा फायदा कर, मैं तेरा फायदा करता हूं, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। मैं तेरा फायदा करता हूं, तू मेरा फायदा कर, आप मेरा फायदा करो, मैं आपका फायदा करूंगा। समझे बच्चों बात को? इसको बोलते हैं एल्गा फंगस रिलेशन। और एल्गा और फंगस को मिलकर के यानी शैवाल और कवक को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। और लाइकन एक प्रकार का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक सिम्बायोटिक टर्म है। लाइकन दो जीवों से मिलकर बनता है, एल्गा और फंगस, शैवाल और कवक। ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलते होते हैं, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। एट इच ट्रॉफिक लेवल, उसका आंसर क्या है बच्चों, उसका आंसर टिक कर लो, डी। ओके, चले आगे। एट इच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय, ये मंजू मैम ने करवाया था, सुबह मैंने भी करवाया था, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1/4, 1/3, 1/10, 1/5। हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है 1/4, 1/4, 1/3, 1/10, 1/5। जल्दी ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी, फटाफट बोलो जल्दी, शाबाश बच्चों, फटाफट इसका आंसर बोलते जाओ जल्दी, कि कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, सेकंड से थर्ड में एंटर करता हूं, यानी ये इसको ईटअप करते हैं, जैसे घास को ईटअप करता है ग्रास होपर को ईटअप करता है मेंढक, फ्रॉग, तो एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता जाता है, ये मैंने बताया था 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं लिंडमान लो। ये लिंडमान भाई साहब ने बताया था, लिंडमान साइंटिस्ट ने बताया था, जिसको लिंडमान का 10% एनर्जी लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कॉल्ड 10% एनर्जी लॉ ऑफ लिंडमान।
जिन्हें बोला था कि अगर किसी को ईट अप करते जाओ तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर 1000 किलो कैलोरी वाली कोई घास को खाया गया तो नेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ 100 वाली 100 से नेक्स्ट 10 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये सारी बातें मॉर्निंग में मैं समझा चुका हूं। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 1/10। टिक कर लो बच्चों, टाइम बहुत कम है। वर्ड इकोलॉजी सक्सेशन, वर्ड इकोलॉजी सक्सेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए ऑडम, बी टेंसले, सी हल्ट, डी क्लीमेंट। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पे किया गया? बच्चों ये क्वेश्चन पक्का बनेगा टर्म्सलॉजी पे, टर्म्स पे क्वेश्चन पक्का बनेगा बच्चों एग्जाम में, लिख के ले लो मुझसे। टर्म्स पे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बनने वाला है, तो कर लो। ए ऑप्शन ऑडम, बी ऑप्शन टेंथले, सी ऑप्शन होल्ट या क्लीमेंट्स। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं आ रहा तो तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इकोलॉजी सक्सेशन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार शब्द किसने दिया? जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। सी ऑप्शन टिक कर लो, राइट आंसर इज सी, होल्ट ने इसको बताया, होल्ट ने। सी ऑप्शन बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर है, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? आपको पता है कि डिकम्पोजर कौन से होते हैं? डिकम्पोजर में आते हैं एल्गी। एक कौन आता है? फंजाई, फंजाई को बोलते हैं हिंदी में कवक बोलते हैं। एक आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में बैक्टीरिया ही बोलते हैं बच्चों। ओके, एल्गी, फंजाई। एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल। और फंजाई को क्या बोलते हैं बच्चों? कवक बोलते हैं, कवक। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक प्रकार के क्या है? बी ऑप्शन क्लाइमेट, जलवायु, सी ऑप्शन वाटर यानी पानी, सी डी ऑप्शन सॉइल मिट्टी, अपघटक जलवायु, सी ऑप्शन जल मृदा। आपको मैंने हिंट दे दिया, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, शाबाश। इसका आंसर है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर। इसका आंसर है आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक दैट एल्गा, लाइक दैट शैवाल, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। हर्बीवोरस ऑक्यूपाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। शाकाहारी किस तल पर आते हैं? आपके बात पता है कि फर्स्ट लेवल पे कौन आता है? फर्स्ट लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स। और इनको कौन करते हैं? इनको ईटअप कौन करते हैं बच्चों? इनको ईटअप करने का काम कौन करते हैं? इनको ईटअप करने का काम करते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी को खाते हैं। जो घास फूस को खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं, जो प्लांट्स को खाता है, जो वेजिटेबल्स को खाता है उसको बोलते हैं शाकाहारी बोलते हैं। तो सेकंड लेवल पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड लेवल यानी द्वितीय तल पे क्या आता है? आपने अगर वो सारे के सारे पिरामिड पढ़े हो तो आपको लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल फोर्थ आते हैं ना। तो लेवल थर्ड में क्या आता है? लेवल थर्ड में आते हैं कार्निवोरस। लेवल फोर्थ में क्या आते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। तो शाकाहारी की शुरुआत कहां से होती है? सेकंड लेवल से, जो कि ट्रॉफी लेवल होते हैं, जिसको पोषक स्तर होते हैं, पोषक स्तर 1, पोषक स्तर 2, है ना। तो ये इसका आंसर कर लो भाई, बी ऑप्शन। फूड चैन आर फाउंड इन फॉरेस्ट में मिलती है कि फूड चैन? जंगलों के अंदर बिल्कुल मिलती है, वनों के अंदर, लेक के अंदर मिलती है, बिल्कुल मिलती है, सी के अंदर मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका आंसर वन, झील, सागर या उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ फटाफट, टाइम कम है बच्चों। बिल्कुल इसका आंसर डी है, शाबाश। चलो आगे। द फर्स्ट कम्युनिटी दैट अपीयर्स इन एरिया इज कॉल्ड। ऐसी फर्स्ट कम्युनिटी जो एरिया के अंदर हमें मिलती है उसको टर्म क्या दिया जाता है? उसके लिए क्या स्ट्रगल किया जाता है? मैं किसी एरिया में घूमने गया और मुझे पहली कम्युनिटी वहां मिली, पहली कम्युनिटी से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। कोई भी एरिया, चाहे मैं जंगलों के अंदर चला गया और मैं पहली कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ, पहली बार लाइफ में वहां एक कम्युनिटी आई, किसी स्थान पर उपस्थित होने वाले प्रथम समुदाय को क्या बोलते हैं? प्रथम समुदाय। हमेशा आगे रहना। तो ए ऑप्शन क्लाइमैक्स, बी ऑप्शन पायोनियर, सी ऑप्शन सीरियल, नन ऑफ द अबव, बी ए ऑप्शन चरम, अग्रगामी, क्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। शाबाश, जल्दी इसका आंसर बोलो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। तुक्का मारो, नहीं आता तो। जबकि नाम में इसका आंसर छुपा है बच्चों, इसका क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों बी, पायोनियर। पायोनियर क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बच्चों आएगा, एक मिनट रुको बच्चों, इसका आंसर जो आएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? एक मिनट रुको, चलते हैं आगे। हाँ, इसका आंसर जो आएगा पायोनियर आएगा, ठीक है, अग्रगामी। टिक कर लो बच्चों इसको। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज ऑलवेज,
एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा इसका पिरामिड कैसा बनता है, अपराइट। ये बात पढ़ चुके हैं अपने। कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है सर, सीधा। तो आंसर क्या बनेगा, यूनि डायरेक्शनल, रिवर्स, मल्टी डायरेक्शनल, ऑल ऑफ अबव। एक दिशीय, विपरीत, बहुदिशीय, उपरोक्त सभी। साथ साथ आपको हिंट दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। ए बी सी डी, जल्दी बोलो फटाफट, ए बी सी डी। इसका आंसर क्या होगा, शाबाश, बिल्कुल इसका आंसर ए है, यूनि डायरेक्शनल, यानी एक दिशीय होती है बच्चों। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक दिशा के अंदर होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। शाबाश बच्चों। द वर्ड इज फोना यूज फॉर मेटल्स, प्लांट्स, सी एनिमल्स, माइक्रोब्स। फोना शब्द का यूज किया जाता है धातुओं के लिए, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए। जल्दी बताओ फटाफट। जैसे मैं एक बता दूं आपको, एक वर्ड होता है फ्लोरा। फ्लोरा, फ्लोरा से मतलब होता है फ्लावर्स। क्या होते हैं बच्चों, फ्लावर्स। और फ्लावर्स कहां उगते हैं, फ्लावर्स कहां उगते हैं बच्चों, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, फ्लोरा से फूल, फूल कहां लगते हैं, पौधों के ऊपर। तो जहां फ्लोरा एक ऐसी बुक होती है, ऐसी नेम ऑफ बुक जहां पर प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बुक को बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरा। जहां पर ऑल प्लांट्स, ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट, सारी पौधों की प्रजातियों का रिकॉर्ड, डाटा रखा जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोरा। एक होता है फोना। फोना में सारे एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। फोना एनिमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। तो बच्चों याद रखना, सी आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। एनिमल्स का रिकॉर्ड जहां रखा जाता है फोना बोलते हैं, फ्लोरा में फ्लावर्स। फ्लोरा से याद रखना फ्लावर्स, फ्लावर्स में होते हैं ऑल प्लांट्स। तो प्लांट्स का जहां रिकॉर्ड रखते हैं फ्लोरा के अंदर, तो फ्लोरा और फोना टू टर्म्स होती हैं। फ्लोरा फॉर फ्लावर्स यानी प्लांट्स, और फोना फॉर एनिमल्स, है ना, क्योंकि एनिमल्स कैसे होते हैं, फनी फनी होते हैं, तो फोना। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्लांट्स, टाइगर्स, ईगल, रैबिट। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे होते हैं, बाघ होते हैं, चील होती है, खरगोश होते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन इकोलॉजी से, प्योरली इकोलॉजी से रिलेटेड है। शाबाश, बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर। बच्चों प्लांट तो होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ये तो प्रोड्यूस करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको बोलते हैं इटसेल्फ फॉर्मेशन ऑफ फूड, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोट्रॉफिक, स्वयं पोषी। बच्चे कहेंगे सर अपना भोजन तो हम भी बनाते हैं ना। बच्चों तुम भोजन तो बनाते हो अपना, लेकिन तुम ऑटोट्रॉफिक नहीं, क्योंकि तुम भोजन के लिए डिपेंड हो प्लांट्स पे। अगर प्लांट्स ना होते तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता, है ना। तो टाइगर तो वैसे ही बेचारा क्या होता है, टाइगर तो क्या होता है बच्चों, कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। तो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं शाकाहारी। ईगल भी नहीं आएगी, क्योंकि ईगल कैसे कार्निवोरस। तो रैबिट आएगा। सबसे पहले रैबिट किसको खाएगा, घास को। शेर कभी घास नहीं खाता बच्चों, शेर क्या खाता है, मांस खाता है, मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है। लॉयन कभी नहीं खाता, टाइगर भी कभी नहीं खाता। टाइगर बाघ होता है, बाघ को बोलते हैं। और घास को सिर्फ खाता है रैबिट यानी खरगोश, यानी ग्रास को कौन खाता है, रैबिट। कैसा है, रैबिट एक प्रकार का हर्बीवोरस होता है। घास तो कौन खाता है बच्चों, ग्रास को। तो एक प्रकार का ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता। आंसर कर लो टिक इसका डी ऑप्शन। बच्चों जल्दी कर लो फटाफट, टाइम हो रहा है आपका। तो खेजड़ली मूवमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू सुंदरलाल बहुगुणा। खेजड़ली जो आंदोलन संबंधित है, मूवमेंट जो है, अमृता देवी बिश्नोई, मेगा पार्टनर जयप्रकाश नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेगा पार्टनर जयप्रकाश। क्या बात है, ऐसा आंदोलन शायद इतिहास में देखने को मिलता हो जो पेड़ के लिए अपनी जान दे दे, प्लांट्स के लिए अपनी जान दे दे। ऐसे लोग तो देखने को बहुत कम मिलते हैं। ये बड़ा शानदार मूवमेंट हुआ था और इसको इतिहास में हमेशा सारी उम्र याद किया जाएगा। जिन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने इस मूवमेंट की लीडरशिप की, इनको नमन करना चाहिए बच्चों। इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई समाज से बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, जो कि पूजते हैं पेड़ पौधों को, जिन्होंने अपने पौधों के लिए, पेड़ों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, खेजड़ी मूवमेंट चलाया। तो क्वेश्चन ये आता होता है अमृता देवी बिश्नोई। चलो भाई बच्चों इसका आंसर हो गया ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज कोल्ड। एक टर्म है बच्चों, एक ट्रांजिशन एरिया होता है, दो मित्र समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र। ये इसका मतलब क्या होता है फिर कभी समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज, कोई टू कम्युनिटीज है उनके बीच का एक एरिया जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। उस ट्रांजिशन एरिया को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इकेट, इकोटॉन, इकोटाइप, परसिस्की। इकेट,
इकोटोन, इकोटाइप, इकोलॉजी क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, तो क्या मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दो बच्चों इसका। ना बच्चे इसका डी आंसर गलत है, बच्चे डी आंसर दे रहे हैं नहीं, ए आंसर भी गलत है, इसका आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर, इकोटोन। इकोटोन इज द बिटवीन टू कम्युनिटीज, द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज, द संक्रांति क्षेत्र दो समुदायों के बीच का, उसको इकोटोन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो करवा रहा हूं। चलिए आगे। द चेंज इन कलर ऑफ द वाटर बॉडी ड्यू टू फास्ट ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। एक फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ना, ये होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं किसके अंदर? ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, ठीक है। अब ये होम्योस्टेसिस, हॉटस्पॉट, रेड टाइड, रेड डाटा, इसको बोलते क्या है? तो ये ना एक फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये करते हैं कि बहुत पूरे वाटर का, पूरे समुद्र के पानी का कलर चेंज कर देते हैं, उसका कलर ना रेडिश हो जाता है, रेडिश। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? जल्दी बताओ। किसी जलीय क्षेत्र में पादप प्लवकों की तीव्र वृद्धि के कारण होने वाले जल रंग परिवर्तन को कहते हैं। पूरे इसकी वृद्धि इतनी होती है, इसका निर्माण इतना होता है कि ये फैल जाते हैं ऐसे करके। ये देखो पानी की सतह पर फैल गए, पानी की सतह पर फैल गए, पानी की लेयर की, पानी की जो सरफेस ऑफ वाटर पे फैल गई, तो उसका कलर क्या हो गया बच्चों? इसका कलर रेड है, तो इसका नाम दिया गया रेड टाइड। क्या नहीं आएगा इसको? रेड टाइड। ओके, रेड टाइड बोलते हैं उसको। इसका आंसर कर लो टिक सी। मतलब ये इतना फैल जाते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी होती है कि पूरा ओशियन हमें रेड कलर का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हिट्रोट्रॉफ? हिट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, हिट्रोट्रॉफ से बोलते हैं। विषम पोषी नहीं है। हर्बीवोरस जो होते हैं शाकाहारी, जैसे मैं एक हर्बीवोरस हूं, मैं खाता हूं वेजिटेबल्स, मैं खाता हूं फ्रूट्स, मैं ईट अप करता हूं फ्रूट्स को, तो मैं हर्बीवोरस हूं। कार्निवोरस, अगर मैं मांस मीट खाता हूं, अगर मैं मीट खाता हूं, अगर मैं चिकन खाता हूं, तो मैं कार्निवोरस हूं। प्लांट्स जो होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी। ओमनीवोरस जो होते हैं, ओमनीवोरस बोला जाता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जो मांस मीट भी खाते हैं। इट इज कॉल्ड ओमनीवोरस, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आपको आता है? बिल्कुल शाबाश, सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। बिल्कुल इसका आंसर सी है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? नॉट हिट्रोट्रॉफ। तो ये हिट्रोट्रॉफ नहीं है बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ है, यानी समपोषी कहा जाता है इनको, यानी ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई वी कॉल ऑटोट्रॉफिक, इसको ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपना भोजन खुद बनाने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसे इट कॉल ऑटोट्रॉफिक, समपोषी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि सूर्य की प्रकाश को, सनलाइट को फिक्स करने का काम करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। चलते हैं आगे। द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर रहे हैं, और अगर पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट लग रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज, जो मैडम ने आपको पायरामिड करवाए थे ना, अगर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर होने पर कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर प्रदूषकों की सांद्रता का मान बढ़ता है, तो व्हाट इज यूज फॉर टर्म? इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेफिनेशन है ये, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाने पर प्रदूषकों की सांद्रण का बढ़ना कहलाता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश बच्चों, जल्दी इसका आंसर बताओ। बिल्कुल राइट आंसर इसका बच्चे बोल रहे हैं। नहीं बच्चे, इसका आंसर बी गलत है। इसका आंसर है ए, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड जैव आवर्धन। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर रहे हैं। मान लो कि ये ग्रास है, और ग्रास तो कौन खा रहा है? ग्रास तो कौन खा रहा है? ग्रास तो खाता है रैबिट खा रहा है। तो अगर उसमें पॉल्यूशन का ट्रांसफर हो रहा है, प्रदूषण का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब यहां बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। इसको टर्म यूज की जाती है। चलते हैं आगे। पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टर इन विच इकोसिस्टम? ऐसा कौन सा एक सिस्टम है जहां पर पिरामिड जो है बायोमास का, रिलेटेड टू बायोमास, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा मिलता है बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ इसका। आपको मंजू मैडम ने करवाया ये वाला। ए ऑप्शन फॉरेस्ट, बी ऑप्शन पॉन्ड, सी ऑप्शन ग्रासलैंड, डी ऑप्शन डेजर्ट, ए ऑप्शन वन, बी ऑप्शन तालाब, सी ऑप्शन घास एंड मरुक्षेत्र। बिल्कुल इसका आंसर है बी, पोंड। तालाब का पोंड वाला एरिया जितना होता है उसका जीव भार निकालें तो क्या निकलता है बच्चों? कभी मौका मिले तो और डिटेल में समझाऊंगा, टाइम कम है। इसका आंसर कर लो पोंड।
पोंड जो होता है, तालाब जो होता है, उसमें हमने को इन्वर्टेड मिलता है। द साइक्लिक ऑफ एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अगर एलिमेंट्स की पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। जब तत्वों का चक्रण मतलब जैसे नाइट्रोजन तत्व होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल होते हैं, सल्फर साइकिल होता है, ये साइकिल जैसे नाइट्रोजन घूम घूम के आती है, सल्फर घूम घूम के आती है, उसको क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। इट इज कॉल्ड जैव भू रासायनिक चक्र। समझे बच्चों बात को? ये एक नाइट्रोजन साइकिल होते हैं कि नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में प्लांट्स गेन करते हैं, किस फॉर्म में ह्यूमन बींग्स गेन करते हैं, तो एक चक्रण चलता है पूरा। इसको बोलते हैं जब एलिमेंट पूरे साइकिल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं अपने। इसका ऑप्शन बच्चों कर लो, इसका ऑप्शन होगा बी, टिक कर लो। द ग्रासलैंड ऑफ इकोसिस्टम इज एन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट फॉर वन। ग्रासलैंड का मतलब होता है कि चारागाह, पारिस्थितिकी तंत्र के एक के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों में, मतलब कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट है अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर। 7 कॉन्टिनेंट में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर अपने को ग्रासलैंड नहीं मिलते, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, कोई चारागाह नहीं मिलता। ऐसा कौन सा है वो? ए ऑप्शन अंटार्कटिका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन नॉर्थ अमेरिका, डी ऑप्शन एशिया, एंड बी ऑप्शन अंटार्कटिका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एंड सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन एशिया। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। इसका आंसर पता क्या है? जहां पर ओजोन लेयर में होल मिला है वो इसका आंसर है। जहां पर ओजोन लेयर में होल पाया गया है, ओजोन लेयर हमारी यूवी रे से रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ शाबाश, इसका आंसर ए है, टिक कर लो। अंटार्कटिका, इसका आंसर टिक कर लो बच्चों, ए ऑप्शन अंटार्कटिका। नॉकटर्नल प्लांट यानी रात्रि में ऑक्सीजन देने वाले प्लांट कौन कौन होते हैं? ए ऑप्शन मनी प्लांट, बी ऑप्शन स्नेक प्लांट, सी ऑप्शन रबर प्लांट, नीम प्लांट। मनी वाला पौधा जो है, मनी प्लांट लगाओ मम्मी, मनी प्लांट लगाओ, इससे पैसा आता है। स्नेक प्लांट, रबर पौधा, नीम का पौधा। आपने कभी देखा हो कि कभी मूवीज देखी हो, कभी आपने सीरियल देखी हो जो आपके डेली सॉफ्ट आते हैं, या आपने कभी संदीप महेश्वरी को देखा हो, तो संदीप महेश्वरी जब इंटरव्यू देता है, जब वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच देता है, तो उसके पीछे प्लांट्स लगे होते हैं। वो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात्रि में भी ऑक्सीजन देते हैं, यानी 24 आवर्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। उसका नाम बच्चों स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट यानी सर्प पौधा, इसका एग्जांपल है। इसको नोट कर लो, इसको टिक कर लो बच्चों। इसका ऑप्शन बी होगा। शाबाश, इसका आपको आंसर नहीं आता, मैं समझ सकता हूं, और इसका कोई आंसर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका श्योर आंसर स्नेक प्लांट है जी, मैंने पूरा वेरीफाई किया हुआ है। जिस बच्चों को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है वो। विच इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, निम्न में कौन सा पार्थिव परितंत्र नहीं है? टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड से रिलेटेड हो, जो भूमि से संबंधित हो, जो भूमि में संबंधित हो, उसको बोलते हैं। तो फॉरेस्ट तो भाई लैंड से रिलेटेड है, ग्रासलैंड भी लैंड से रिलेटेड है। लेक है क्या? क्रॉपलैंड, जितनी भी फसलें होती हैं वो भी तो भूमि में होती है, शस्य भूमि, झील, घास के मैदान, वन। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रासलैंड, जो टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय नहीं होता, जो भूमि में नहीं उगता, जो कि लैंड में नहीं उगता, जो कि लैंड के से रिलेटेड नहीं है, हमारी भूमि से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही आंसर, सी आंसर, लेक। शाबाश बच्चों, सी ऑप्शन टिक कर लो। झील जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल नहीं है। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो भूमि में, जो चीज भूमि में उगती हो, जो चीज लैंड के अंदर उगती हो। लैंड, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वन, घास के मैदान, शस्य भूमि। शस्य भूमि मतलब होता है जहां पर आप फसलें उगाते हैं, उसको बोला जाता है शस्य भूमि, उसको बोलते हैं क्रॉपलैंड। ओके बच्चों, चले आगे। विच वन ऑफ द कंपोनेंट नॉट हेल्पफुल इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल नहीं होते। इकोसिस्टम के लिए बायोटिक तो हेल्पफुल होते हैं। प्लेनेट होता है क्या? ए बायोटिक, एनर्जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन जैविक, बी ऑप्शन ग्रह और जैविक ऊर्जा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे इकोसिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होते। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिलेशन बिटवीन आर फॉर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन की स्टडी करना, यानी लिविंग यानी जीवित और अजीवित, निर्जीव और संजीव के संबंधों को समझाना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। प्लेनेट का कोई लेना देना नहीं है, प्लेनेट तो बहुत बड़ा होता है, ग्रह, इसका कोई संबंध नहीं। जैविक तत्व संबंधित होते हैं, अजैविक होते हैं, ऊर्जा होती है, क्योंकि जैविक और अजैविक के बीच के संबंध को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी को तो बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ऊर्जा तो ट्रांसफर होती है। समझे बच्चों बात को? ओके, चलें आगे। फिशेज इन द ओशियन सर्वाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? मॉस, प्लैंकटन, कोरल, सॉल्ट।
सागर में मछलियां निम्नलिखित में किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? ए ऑप्शन मॉस, बी ऑप्शन प्लैंकटन एंड सी ऑप्शन मूंगा या लवण। जल्दी बताओ इसका। सागर में मछलियां निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? ऐसा क्या चीज चाहिए उसको जिसको जीवित रहेगी? आपको याद हो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। हाँ, प्लैंकटन। प्लैंकटन एक काम करते हैं वहां पर प्रोड्यूसर की फॉर्म में, इस पर सारी मछलियां जीवित रहती हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी टिक कर लो। ये आपका इकोलॉजी कंप्लीट हुआ। फटाफट चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है आगे का पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एक बात बता दूं, मैंने लॉकडाउन में पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत कुछ करवाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ करवाया था, पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत कुछ करवाया। मैं बहुत चीजें करवा चुका हूं पहले लॉकडाउन के अंदर, लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया, यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं सारी चीजें करवाऊंगा। एक बार कल एग्जाम है 10 अक्टूबर को, इसलिए मैं इनके लिए फटाफट क्या करवा रहा हूं, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और 9 AM पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 9 PM पर आज 9 बजे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 9 बजे लिंक ना आया तो 9:30 तो लिंक पक्का ही आएगा, नहीं तो 10 बजे आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो 9 से लेकर 10 बजे तक मुझे टाइम लगेगा लिंक को अपलोड करने में। जब लिंक शुरू हो गया तो 40 मिनट या 50 मिनट तक क्लास चलेगी। वो क्लास हो सकती है 10 से 11 तक चले, रात को 10 से PM से 11 PM तक सारे बच्चे क्लास लगाएंगे और सुबह पेपर देके आएंगे। ओके, मिलते हैं। इंडिकेटर्स आर रिलायबल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ए ऑप्शन फर्न एंड साइकस, बी ऑप्शन ग्रीन एल्गी एंड लीवर, सी ऑप्शन लाइकन एंड मोसेस एंड डी ऑप्शन नीम एंड सी सॉल्ट। जल्दी बताओ इसका। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक होता है जिससे हमें पता लगता है कि ये इनकी अमाउंट अगर बढ़ रही है तो वहां पर एयर पोल्यूशन है। ऐसा कौन सा है? जल्दी बताओ इसका आंसर बच्चों, जल्दी। हाँ, इसका आंसर क्या है बच्चों? लाइकस एंड मोस। ठीक है, चले आगे। ओके, मोटर कार पोल्यूशन विच कॉजेज मेंटल इलनेस। ऐसा कौन सा पोल्यूशन जो मोटर कार व्हीकल से निकलता है, जो आप कार चलाते हो उससे एक पोल्यूशन निकलता है। प्रदूषण से एक तत्व निकलता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, चाहे वो बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन लेड और डी ऑप्शन मर्करी। ए ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन लेड एंड डी ऑप्शन मर्करी। ये सारे क्वेश्चंस पहले मैंने करवाए हुए हैं। आपको इसका डिटेल में एक चीज बताई हुई है मैंने आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल थ्योरी के साथ। हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल शाबाश, इसका आंसर होगा लेड। लेड अगर अपने दिमाग में चल जाए ना तो अपने को मेंटल इलनेस हो जाती है, मानसिक बीमारी हो जाती है बच्चों अपने को। तो लेड जो निकलता है वो निकलता है मोटर कार से। मोटर कार पॉल्यूशन है ये, मोटर कार जितने भी व्हीकल चलाते हैं हम। सी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 3rd नंबर क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूशन। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेन पोल्यूटेंट गैस है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट गैस, या मुख्यतः प्रदूषक गैस कौन सी है? मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है, गैस कौन सी है जो पोल्यूशन फैलाने का काम करती है? तो CO। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपने क्या टिक करना है? मेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन नहीं आती। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में आती है? नहीं आती। क्या हाइड्रोजन आती है? नहीं आती। ग्रीन हाउस में आती सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, या मैथेन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। मैथेन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ओके, ये याद रखना इस बात को। CFC भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस जो है वो गैसें होती है जो टेम्परेचर को एकदम से इंक्रीज कर देती हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन कनेक्ट टू हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन न्यूट्रलाइज नर्वस सिस्टम, इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस कंबाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है। सी ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस का संबंध करती है। डी ऑप्शन ऑक्सीजन से सहयोग करती है। जल्दी इसका आंसर बताओ फटाफट बच्चों। बच्चों आपको ध्यान है, आपको मैंने बोला था कि रूम बंद कमरे के अंदर कभी भी फायर जो अंगीठी होती है फायर प्लेस नहीं करना चाहिए, कोयले को फायर नहीं करना चाहिए, अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बंद रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता, आप पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर क्या आ गया? ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक है ना, ये ऑक्सीजन को आने नहीं देगी। जब तक आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपका खून सप्लाई नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, आपके धीरे धीरे सारे अंग मरने
मरने लगेंगे, आपकी सारी कोशिकाएं मरने लगेंगी, ऑल सेल्स एंड ऑल बॉडी ऑर्गन डेड होने शुरू हो जाएंगे, आप सुबह तक जीवित नहीं पाओगे अपने आप को। और जीवित होना बहुत जरूरी है। जिंदगी का सबसे मेन उद्देश्य ही क्या है? जीवन जीना और जीवन जीवित होना। अगर सुबह आप जीवित नहीं उठते तो इसका मतलब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बच्चों कभी भी अंगीठी मत जलाना रूम के अंदर, सर्दियों के अंदर कभी मत जलाना, ठीक है? ओके, इसका आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन हीमोग्लोबिन से चेंज करती है। विच गैस लीकेज अकर्ड भोपाल एक्सीडेंट। एक बच्चों भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 के अंदर, बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी 1984 के अंदर, और 1984 में सिख दंगे भी हुए थे। 1984 इतिहास का सबसे बुरा साल रहा है, सबसे बैड ईयर रहा है। इस टाइम एक बार क्या हुआ था, एक लीकेज हुई थी। उस लीकेज का नाम क्या है गैस का? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन एथाइल साइनाइड, सी ऑप्शन मेथाइल आइसोसाइनाइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड। एंड जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट, ये मैंने करवाया होगा क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? शाबाश बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर है सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। शाबाश, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर व्हाट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बच्चे की फोटो देखो कितनी दर्दनाक तस्वीर दिख रही है आपको। ऐसा 1984 में हुआ था बच्चों, और गलती किसकी थी? फैक्ट्री वाले की गलती थी। ये जो उद्योगपति होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल होते हैं, ये मजदूरों के लिए इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग तड़प तड़प के मरे थे बेचारे, बहुत बुरा हाल हुआ था। ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर, 2 दिसंबर 1984, केमिकल मेथाइल आइसोसाइनाइड स्प्लिट आउट फ्रॉम यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी का नाम सुन लो भाई, इस कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड इंडिया पेस्टिसाइड फैक्ट्री है। इसका काम क्या है? पेस्टिसाइड को बनाना। टर्न द सिटी ऑफ भोपाल, कहां पर है? भोपाल के अंदर। घटना कब हुई? 2 दिसंबर 1984। Bhopal into colossal gas chamber. It was India's first major industrial disaster. At least 30 tons of methyl isocyanide gas killed more than 15,000 people, 15,000 people, and affected over 6 lakhs वर्कर्स, है ना? इतने वर्कर्स को इसने अफेक्टेड किया, इतने वर्कर्स को, है ना? लगभग कितने कर लिए इसने? इतने वर्कर्स को अफेक्टेड किया, इतने लोग इससे मर गए, बहुत बुरा हाल हुआ था बच्चों, बहुत बड़ा डिजास्टर है पूरे। ये मान लो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिजास्टर 2 दिसंबर 1984। गलती किसकी थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया। बेचारे भोले भाले लेबर थी, मजदूर थी, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो बुरा हाल हुआ था बच्चों, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। क्वेश्चन पक्का बनता है, व्हाट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी? 2 दिसंबर 1984 की रात को रासायनिक मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC फैल गया, और एक जहरीली गैस है ये। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से भोपाल शहर को एक विषाक्त गैस के चैम्बर में बदल दिया, और यह भारत की पहली औद्योगिक आपदा थी। कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने 15,000 से लोगों को मार डाला, और इतने हजार लोगों को, यानी 600,000, है ना, 600,000 से अधिक श्रमिकों को प्रभावित किया, यानी 6 लाख लोगों को मार दिया, 6 लाख लोगों को इसने प्रभावित किया, लेबर्स को। बहुत बुरा हाल हुआ था बच्चों, ये आप इसका आंसर टिक कर लेना। ड्यू टू विच फॉलोइंग एयर पोल्यूशन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करती है, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वायु प्रदूषण के कारण मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला, इसका ऑप्शन बच्चों लेड होगा। लेड, ये पीछे पढ़ चुके हैं अपने। लेड जो होता है वही जो होता है ह्यूमन सिस्टम को क्या करता है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अपने पीछे पढ़ के लेड जो होता है ना, पीबी लेड, ये आपको मेंटल इलनेस भी देता है और आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसका आंसर क्या? लेड, ए टिक कर लो, लेड, पीबी मतलब लेड होता है। ओके, चलें आगे। तो इट सेड दैट DDT इज एंटीबायोटिक, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नन ऑफ द अबव। बच्चों बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि आपने एक कागज का टुकड़ा लिया, एक पेपर लिया, उसको जमीन के अंदर दबा दिया, क्या 1 साल बाद ये पेपर मिलेगा क्या आपको? 1 ईयर बाद ये पेपर मिलेगा क्या आपको? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। 1 पेज मिलेगा क्या? कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा ना। तो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया। आप एक बात बताओ, कोई एनिमल मर गया, कोई एनिमल की डेथ होगी, कोई एनिमल है, आपको 5 साल बाद वैसा एनिमल मिलता है क्या? 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर नहीं मिलता ना। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां रह जाती है, सिर्फ बोन्स रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें डिकम्पोजर खा जाते हैं। डिकम्पोजर लाइक दैट बैक्टीरिया, लाइक दैट फंजाई,
है ना, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक होता है नॉन डिग्रेडेबल यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो कौन से होते हैं? जितनी भी आप पॉलीथीन लेके आते हो, पॉलीथीन, जितने भी पॉलीथीन के बैग होते हैं ना, जो प्लास्टिक होता है, ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये कभी खत्म नहीं होता है। एक बारी प्रकृति में आ गया, आपने जमीन बनवा दिया तो पॉलीथीन कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए तो पॉली बैग्स को बैन किया गया है अपने इंडिया में। समझे बच्चों बात को? ऐसे ही डीडीटी जो होती है, डीडीटी जो होती है ये भी बैन है। इसका भी छिड़काव नहीं होता क्योंकि ये एक प्रकार का पॉइजन है जो कि पानी के अंदर फैलता जा रहा है और पानी से हम लेते जा रहे हैं। तो इसका छिड़काव ना सड़कों पे करते हैं। सड़कों पे आपने कभी नोट किया हो, दिवाली के आसपास सड़कों पे छिड़काव करते हैं, नालियों के आसपास, उसको बोलते हैं डीडीटी। तो ये एक प्रकार का गैर अपघटक नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बी। और इसको पोल्यूटेंट क्यों बोला? क्योंकि ये जहरीला होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। हालांकि इसको कीटनाशक बोलते हैं। ये कीटनाशक को इसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। ये तो मारने काम आता है कीटों को। ये जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, जो फंजाई बैक्टीरिया, जो भी हमारे लिए हार्मफुल जो फैक्टर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम आता है। लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी डैमेज नहीं होता, कभी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, गैर अपघटक प्रदूषक के नाम से जाना जाता है डीडीटी को। ओके बच्चों, चलिए आगे। गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसी कौन कौन सी गैसें जो ग्रीन हाउस गैस है? पहली बात तो ए ऑप्शन में O2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अमोनिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ए ऑप्शन तो कट हो गया, ए ऑप्शन गलत है। आ जाओ फटाफट। CFC, CO2, NH3, अमोनिया तो होती ही नहीं है, N2 भी नहीं होती है, कट कर दो, बी ऑप्शन कट हो गया। CH4, N2 होती नहीं, कट कर दो, क्योंकि नाइट्रोजन तो भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहली बात तो बता रहा हूं मैं। अमोनिया भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। फिर बचा गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, NO2, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका आंसर होगा डी। टिक कर लो बच्चों। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस, मेथेन इज ग्रीन हाउस गैस, NO2 इज ग्रीन हाउस गैस, CFC इज ग्रीन हाउस गैस। जितनी भी वाटर वेपर होती है वो भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होती है, सबसे मेन उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मेन ग्रीन हाउस गैस, जो कि बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती है। समझे बच्चों बात को? मेनली टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती है। चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? डी। टिक कर लो, शाबाश। मैच द लिस्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। एस्बेस्टोस डस्ट जो होती है वो लंग्स को करती है इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं बता रहा हूं, इसका आंसर टाइम कम है बच्चों। एस्बेस्टोस डस्ट जो होती है लंग्स को इफेक्ट करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेड जो होती है वो एब्डोमेन यानी पेट को प्रभावित करती है। लेड से पेट प्रभावित होता है। मरकरी से क्या होता है बच्चों? मरकरी से ब्लड की स्ट्रीम यानी रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्रेन इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो एज इट इज इसके आंसर है वो आप याद कर लो बच्चों। ए का आंसर 3, बी का आंसर 2, सी का आंसर 4, डी का आंसर 1। इसको क्रैम कर लो, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना, इसको सिर्फ याद करना है बच्चों। चलिए आगे। व्हाट इज प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? पैन की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बच्चों ये इसका मतलब क्या है? सारी बातें मैं समझा चुका हूं पहले, बहुत पहले लॉकडाउन में। और डीडीटी क्या होती है ये सारी बातें समझा चुका हूं मैं। बच्चों ने क्लासेस लगाई नहीं लगाई मैटर नहीं करता। जो बच्चे नए बच्चे फर्स्ट ईयर वाले उनको सारा करवाऊंगा, चिंता मत करना। तो ए ऑप्शन एसिडिक डाई है, सी ऑप्शन माइनर पॉल्यूटेंट है, बी ऑप्शन प्लांट हार्मोन है या विटामिन है। ए ऑप्शन एसिडिक डाई, सी ऑप्शन गौण प्रदूषक, बी ऑप्शन पादप हार्मोन इज द। ये बच्चों इसका आंसर सुन लो, इसका आंसर है माइनर पॉल्यूटेंट, सी ऑप्शन। इसका आंसर है गौण प्रदूषक। ये एक प्रकार का मेन पॉल्यूटेंट ना होकर के एक प्रकार का माइनर पॉल्यूटेंट होता है। ये मेजर पॉल्यूटेंट नहीं होता, इट इज ए माइनर पॉल्यूटेंट। इसको माइनर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा गया है, तो एक प्रकार का माइनर पॉल्यूटेंट है। चलिए बच्चों इसका आगे फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ व्हीकल पोल्यूशन? व्हीकल के पोल्यूशन से नहीं निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, NO2 निकलती है। कौन सी नहीं निकलती? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कभी भी व्हीकल से नहीं निकलती। जब भी आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, स्कूटी से हाइड्रोजन गैस कभी रिलीज नहीं होती। और बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी नहीं है। और हाइड्रोजन गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस बनती कहां पर है? सन के पास, सूर्य के पास बनती है। ये उसकी फॉर्मेशन वहां होती है। हाइड्रोजन और हीलियम की फॉर्मेशन कहां होती है? सन के पास। सन के पास कहां पर? एक्सोस्फीयर के अंदर। एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल की सबसे आखिरी परत। एक्सोस्फीयर मतलब एटमोस्फीयर की सबसे लास्ट लेयर, बहिर्मंडल के अंदर ये हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन एक पोल्यूशन गैस नहीं है, एक पोल्यूटेंट गैस नहीं है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। ये सारा काम कंप्लीट हुआ अपने
पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुए। जो बच्चे पुराने हैं वो ग्रीन हाउस वाली गैसेस को पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, पॉल्यूशन से क्वेश्चन पक्का बनेगा बच्चों। मैंने जहां तक पॉसिबल था मैंने करवा दिया आपको, और मैंने पहले इसको बहुत ज्यादा डीप में करवाया हुआ है, बहुत डीप में करवाया हुआ है इसको मैंने। अब जो नए बच्चे हैं उनको करवाऊंगा। अब मैं रात को 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास 10 AM पर तुम मेरे से क्वेश्चन मांगोगे, और मैं 100 क्वेश्चन तैयार करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन करवा चुका हूं, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ना आए। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उनमें से 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन ना हो सकता है। जो मैं 100 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं ना बच्चों, इंपॉर्टेंट, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन मैं अब सोल्व करवा चुका हूं वो इसके अंदर मैं नहीं डालूंगा। ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे, और आपको पहले वाले जितने क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं सारे क्वेश्चंस को कवर अप करो बच्चों। आपको टाइम बहुत कम है। ये 100 क्वेश्चन आपको रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में मिलेंगे। जब भी वीडियो शुरू होएगी 40 मिनट तक ये वीडियो चलेगी, आपको सारी वीडियो देखनी है। ये सिर्फ उनके लिए जो जिनका पेपर ड्यू है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं बाद में ये वीडियो शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों। कोई दिक्कत हो बताना, मिलते हैं फिर कल, टाइम हो चुका है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो अभी। थैंक यू बच्चों, बाय। थैंक यू बच्चों।